Friends and welcome. I am सरफराज ताजानी from Easy Coaching Classes. Friends, I hope कि आप सब लोग अपने घर पर हैं एंड सेफ है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th स्टैंडर्ड में गए हैं. फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो 20 मार्क्स आपका कवर करता है. हमारा जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, बट दिस सिंगल चैप्टर इज़ ऑफ 20 मार्क्स. पूरे 20 मार्क इस चैप्टर के आते हैं, इस चैप्टर में से आते हैं. 15 मार्क्स का सम आता है पूरा एंड 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आता है. तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर. दूसरी बात, फाइनल अकाउंट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, बट वो जो फाइनल अकाउंट्स था वो सोल प्रोप्राइटर का था, उसमें वन सिंगल ओनर था, उसका हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था. लेकिन अब 12th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट्स है वो पार्टनरशिप फॉर्म का है, जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स है, उनका हमको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाना है. फ्रेंड्स, मैंने हमारी क्लास का जो नोट्स है उसको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एंड आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम दैट नोट्स ओनली. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो है वो 8 पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ. अगर आपने नोट्स को डाउनलोड किया है तो आप प्लीज़ डाउनलोड करके उसको साथ साथ में रखें ताकि आप उसमें से रेफ़र कर सकें, और अपने साथ एक बुक और पेन भी साथ में लेकर रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अदर देन मैं नोट्स समझा रहा हूँ वो भी आप नोट करते जाइए. बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नोट्स के अंदर मतलब नोट्स के अलावा बाहर की चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू पीपल. सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप फ्रेंड्स, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप क्या है, पहले मैं इंग्लिश में एक बार रीड आउट करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. As per Indian Partnership Act, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग, मोर देन टू पर्सन जमा हो रहे हैं एंड द रीज़न इज़ टू डू बिजनेस करने के लिए एक या 2 या उससे ज़्यादा लोग जमा हो रहे हैं एंड द मोटिव बीइंग कैरिंग ऑन बिजनेस. वो 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं सारे लोगों के बिहाफ पर, या सारे लोग भी कर सकते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी 2 ऑफ देम, कोई भी 2 लोग या सारे लोग कैरी ऑन कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के अंदर हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन. ये 2 और उससे ज़्यादा का एसोसिएशन है. सोल प्रोप्राइटर जो आपने पढ़ा था उसमें देयर वाज ओनली 1 सिंगल ओनर, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं. तो पार्टनरशिप बेसिकली हम लोग ने इस वर्ड को सुना हुआ है, बट जो हमारी टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है और जो हमको एक्चुअली समझना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सेकेंड पॉइंट है फाइनल अकाउंट्स. पहले हम लोगों ने चैप्टर को डिवाइड किया, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. मैंने पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स क्या है फ्रेंड? फाइनल अकाउंट इज नथिंग बट द अकाउंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. जो साल खत्म होने पे, हमारे यहाँ पर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजेक्शन है, अब वो सारे ट्रांजेक्शन बंद करके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा. तो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली 3 चीज़ें हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला जो फाइनल अकाउंट्स है वो आपको FY BCom Sem 1 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा. सो फ्रेंड्स, आई एम रीडिंग दिस, जो हमारे नोट्स का जो कंटेंट है मैं उसको रीड करता हूँ, सो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. Since partners do business in partnership firm for profit purpose, they all are interested in knowing the profit and losses of the business during the year.
दिस प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट। सो बेसिकली जो मैंने 3 लाइन रीड की है वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइनल अकाउंट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सारे पार्टनर्स, सारे जो लोग हैं वो बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं कि उसका प्रॉफिट पता चले, प्रॉफिट अर्न करे और कितना अर्न किया वो कैसे पता चलेगा। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि बिजनेस ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली मैंने अभी बताया कि 3 चीज़ें नॉर्मली बनाना है अप टू 12 स्टैंडर्ड: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इवन फॉर बैलेंस शीट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स ये टॉपिक भी आपको आई होप के समझा है। फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें नॉर्मली है वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्यों हमको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्यों बनाऊँ, वाई शुड आई प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। और फ्रेंड्स, इसको आपको ऐसे भी समझना है कि वाई यू आर लर्निंग दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, नीड क्या है इस चैप्टर का, स्टडी करने का पर्पस क्या है। फ्रेंड्स, इसका नीड क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है बस फाइनल अकाउंट बना दिया बट दे डोंट नो कि भाई ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना है, तो फ्रेंड्स हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। टू नो दैट प्रॉफिट हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। विदाउट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहला बेसिक रीज़न है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, हमको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जब तक हम लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे हम लोग इसको पता नहीं कर पाएंगे कि हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। बिकॉज जो इनकम टैक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेसिस पे हमको इनकम टैक्स पे करना है। तो जब तक हमको प्रॉफिट पता नहीं होगा हम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। और प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसका जो नीड है वाई टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इज़ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स एंड जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है फाइनल अकाउंट बनाने का इज़ टू नो दी अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल। मुझे किस से कितना लेना है और किसको कितना देना है। द अमाउंट रिसीवेबल एंड द अमाउंट पेएबल टू द पार्टीज़। तो ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स फाइनल करूँगा, प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स बनाऊँगा। तो बेसिकली ये 3 रीज़न्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। और इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, सो यू कैन पुट दिस 3 पॉइंट एज योर आंसर। और भी उसके कई सारे रीजंस है, आई एम रीडिंग इट, सो प्लीज़ फोकस। The first point, as I discussed with you, to ascertain the gross profit or gross loss of the business. Second point, to ascertain net profit or net loss of the business. Third point, to know the financial position of the business. मतलब बिजनेस का क्या पोजीशन है, बिजनेस के ऊपर असेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितना है, बिज़नेस के पास प्रॉपर्टी कितनी है और बिज़नेस के ऊपर कर्जे कितने हैं। ये हमको तब पता चलेगा जब हम एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ पॉइंट, टू प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बनाना है उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। सपोज़ कि इस साल का इतना प्रॉफिट हुआ है तो इसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर हम कितना प्रॉफिट करेंगे, इस साल का क्या सेल था तो नेक्स्ट ईयर का क्या सेल प्लान करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ों को हम प्लान कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर है तो।
एंड द फिफ्थ पॉइंट, टू नो अबाउट द अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को कितना पे करना है और कितना रिसीव करना है, ये भी हमको उस वक्त पता चलेगा जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसके बेनिफिट्स भी समझ में आए कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। अब तक के मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स क्या है, नंबर 3 उसका नीड क्या है। अब मैं उसके डिटेल में जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा हमको, 2 थिंग्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, और उसके आंसर में हमको 3 चीज़ें एग्जामिनर को शो करना है प्रिपेयर करके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस क्या है ये आपको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। एंड एडजस्टमेंट इज नथिंग बट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे जाएंगे आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एडजस्टमेंट जो बोल रहा हूँ वो क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जो प्रिपेयर करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले इसका नेचर समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नथिंग बट अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपने सुना होगा 11th स्टैंडर्ड में। नॉमिनल अकाउंट इज़ नथिंग बट जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बेसिक बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग ईजीली कर सकते हैं। सो वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सिंस इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। इसके क्रेडिट में सारी इनकम्स रिकॉर्ड होगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे और कौन सी इनकम रिकॉर्ड होगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड। हर वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के लिए किया गया है, जैसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, रॉ मटेरियल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो जो खर्चा है द एक्सपेंस रॉ मटेरियल का इट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। धीरे धीरे मैं सारे उसके पॉइंट्स भी आपके सामने स्टडी करूँगा, आप नोट्स को साथ साथ में देखते जाइए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ देर इज़ एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और पर्सनली यू कैन मैसेज मी। सो फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक मैंने आपको समझाया कि डेबिट में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट में सारे इनकम। डेबिट में कौन से एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो सारे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। उसका एक एग्जांपल मैंने दिया रॉ मटेरियल का एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल है वेजेस पेड टू द वर्कर्स, जो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर को हम वेजेस दे रहे, सिंस इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन इट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो फ्रेंड्स मैं साथ साथ में लिखते भी जाता हूँ ताकि आपका फोकस भी बना रहे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना है, हर वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसके 2 एग्जांपल्स मैंने आपको प्रेजेंट किए, आई विल बी गिविंग मोर एग्जांपल्स टू यू, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो प्लीज़ फोकस। दूसरा है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, बेसिकली डायरेक्ट इनकम जो है वो सेल्स की इनकम है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको सेल्स ही दिखेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड में जो है मैंने एक्सपेंसेस लिखा है, उसका बेसिक शॉर्टकट फॉर कैसे हमको समझना है कि ट्रेडिंग में क्या लिखना है। तो ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि ट्रेडिंग में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आ जाए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते, आई गारंटी कि आपको फाइनल अकाउंट्स का जो डाउट्स था वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन से, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस है उसको आपको डेबिट में लिख देना है, सिंपल, वेरी सिंपल। दूसरा, क्रेडिट साइड में आपको ऑल द डायरेक्ट इनकम आपको रिकॉर्ड करना है। बेसिकली सेल्स हमको वहाँ पर मिलता है, तो क्रेडिट साइड का इतना इशू नहीं है, बट डेबिट साइड का हमको सोचना पड़ता है। तो मैं और डिटेल में इसको आपको नोट्स के थ्रू बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ अवर ओपनिंग स्टॉक, जिसकी मैंने अभी बात किया था, रॉ मटेरियल। सिंस इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज़ टू बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है परचेज, जो हमने परचेज किया हुआ है रॉ मटेरियल। एक तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ था वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा परचेजेस है, जो इस साल मैंने रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूँ फॉर माई प्रोडक्शन पर्पज़, उसको भी मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो बच्चों को नहीं समझता है, उसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आगे देना है। यहाँ पर मैं पॉज लूँगा परचेज को एक्सप्लेन करने के लिए। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, परचेज मतलब यहाँ पर सिर्फ गुड्स का परचेज, मतलब आपका मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स का परचेज इस परचेज में नहीं आएगा। आपका सिर्फ जिस चीज़ का बिजनेस है, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, जिसका आप धंधा कर रहे हो, सिर्फ उस गुड्स को आप यहाँ पर इस परचेज में रिकॉर्ड करोगे। परचेज ऑफ असेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल। मतलब फर्नीचर का, मशीनरी का या किसी व्हीकल का आपने परचेज किया तो इसमें नहीं आएगा, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर असेट्स। तो आई होप परचेज आपको समझा है। नेक्स्ट है, अच्छा, परचेज में हमको नेट परचेजेस दिखाना है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख का परचेज किया एंड 10,000 का डिफेक्टिव गुड्स निकला, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न इट टू द सप्लायर। मैं वो 10,000 का माल सप्लायर को रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा नेट परचेज हो जाएगा 90,000। तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 90,000 एज माई परचेज एंड नॉट 1 लाख रुपीज़। तो हमको यहाँ पर नेट परचेज रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेजेस, नंबर 3 वेजेस। जो हम लोगों ने मजदूरों को, वर्कर्स को जो हमने वेजेस दिया है वो भी हमारा यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सिंस इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है फ्रेट। फ्रेंड्स, फ्रेट क्या है? फ्रेट इज़ नथिंग बट एक्सपेंस। जो हम माल एयरवे से या रेलवे से ला रहे हैं, जो माल हम लोग एयरवे से या रेलवे से ला रहे हैं, उसका जो खर्च लगेगा, एयरवे और रेलवे हमको फ्री में माल ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस नहीं देगा, डेफिनेटली हमको उनको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सिंस इट इज़ रिलेटेड टू अवर प्रोडक्शन, इट इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप समझाए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेट मतलब क्या है? जो रेलवे और एयरवे से माल आया है, जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स आया है, उसके हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रेलवे को और एयरवे को दिया है, दैट इज़ फ्रेट एंड इट इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेंड्स, में एक एक चीज़ को आप ध्यान से अगर सुन रहे हो, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। और भी मैं आगे जितने भी पॉइंट्स है जो नॉर्मली बच्चे स्किप कर देते हैं बिकॉज उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कहीं से, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इस चीज़ को मास्टर कर लीजिए, बिकॉज 20 मार्क्स ऑफ योर 80 मार्क्स, 80 में से 20 मार्क्स ये एक चैप्टर कवर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 25% ऑफ योर पेपर ये एक चैप्टर कवर कर रहा है, फाइनल अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स
दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैरेज इनवर्ड का है। कैरेज इनवर्ड क्या है? जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को दे रहे हैं, लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन वालों को दे रहे हैं, अगर सपोज रेलवे से माल उतर गया स्टेशन पे एंड फ्रॉम दैट मेरा फैक्ट्री इज़ अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से मैं अपने सर पे से तो नहीं लाऊंगा, आई हैव टू मुझे ट्रक लेना होगा या समथिंग अदर देन ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल मुझे लेना होगा, जिससे मैं अपना माल स्टेशन से अपने फैक्ट्री तक या गोडाउन तक लेकर आऊँ। तो अब स्टेशन से या एयरपोर्ट से जो मैं अपने फैक्ट्री या गोडाउन तक जो माल लाने वाला हूँ, एंड फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस रहेगा इट विल बी कैरेज इनवर्ड। सो कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्ट्रॉय आता है। ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट की लिस्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ एंड उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि लॉजिकली आपको समझे कि ये ट्रेडिंग के डेबिट में ही क्यों लिखा है और पीएनएल के डेबिट में क्यों नहीं। ऑक्ट्रॉय क्या है फ्रेंड्स? ऑक्ट्रॉय इज नथिंग बट द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट वाइल एंटरिंग इनटू म्युनिसिपल लिमिट। जब हमारा माल किसी म्युनिसिपल लिमिट्स को क्रॉस करता है, बेसिकली आपने देखा होगा टोल नाका है, ज़कात नाका, जो हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमारी गाड़ी को स्टॉप करके दे आस्क फॉर अ अमाउंट, एक अमाउंट हमसे लिया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट दी ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय इज ऑल्सो रिलेटेड, सिंस माल आएगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, तो इसको भी हमको डेबिट करना है। ऑक्ट्रॉय इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप पेन से इसको नोट डाउन कीजिए एंड इफ़ यू हैव नोट्स काइंडली रेफर दैट नोट्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स इम्पोर्ट, हमारा फ्रेंड्स वो इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी है। बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एक ही चीज़ है, उसका सेपरेट मतलब लिखा है इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी होता क्या है? जब हम लोग माल आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, सपोज हमारा रॉ मटेरियल है, जिस चीज़ का भी हमारा बिजनेस है, अगर हम माल को आउट ऑफ इंडिया से अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पर एक ड्यूटी चार्ज करता है, एक अमाउंट चार्ज करता है, उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज वो माल जब तक आएगा नहीं, आई कैन नॉट डू द प्रोडक्शन, सो इट इज़ माई डायरेक्ट एक्सपेंस एंड हैंस इट इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में वो डॉक चार्जेस है। डॉक चार्जेस क्या होता है? डॉकयार्ड में जो हमको चार्जेस पे करना पड़ता है, डॉकयार्ड में हमको जो हमारे माल को रखने के लिए, सेव रखने के लिए हमको जो चार्जेस पे करना पड़ता है, दैट इज़ अवर डॉक चार्जेस। जब तक आप डॉक चार्जेस पे नहीं करोगे तब तक वो ऑफिसर आपके गुड्स को रिलीज़ नहीं करेगा। सो सिंस इट इज़ एन एक्सपेंस, इट इज़ टू बी डेबिटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो सिंपल है काफ़ी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, मतलब जो हमारे फैक्ट्री का जो मैनेजर है, काम करने के लिए जो मैनेजर हमने अपॉइंट किया उसकी जो सैलरी है, तो वो भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस है और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। उसके बाद है पावर, फ्यूल, ऑयल। पावर, फ्यूल, ऑयल ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में मशीन्स को रन करने के लिए लगता है, सो सिंस इट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज़ टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है कोल, गैस, वाटर, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीज़ें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉयल्टी का है। रॉयल्टी बेसिकली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, इवन हायर स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे उनको भी नहीं पता होता है कि रॉयल्टी क्या है। सो आप ध्यान दीजिए, रॉयल्टी आप इसी वीडियो के अंदर इसको समझने का कोशिश कीजिए। रॉयल्टी क्या है? इट इज़ एन अमाउंट पेड फॉर द परमिशन, मतलब हम एक अमाउंट पे कर रहे हैं किसी और को, सेकेंड पार्टी को, किस वजह से? हम उससे परमिशन मांग रहे हैं, किस चीज़ की? टू यूज़ माइंस, पेटेंट, कॉपीराइट। माइन समझता है, माइन मतलब क्या? जो खान होती है, कोयले की खान है, ऐसी खान, माइंस को यूज़ करने के लिए हमको उसके ओनर को एक अमाउंट पे करना है। वी आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम द ओनर कि प्लीज़ लेट अस यूज़ दिस माइन, उसके बदले में वी विल गिव यू रॉयल्टी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझा है। दूसरा जो मैंने माइंस के साथ यूज़ किया है वो पेटेंट्स है। पेटेंट्स इज़ बेसिकली डिज़ाइंस हम लोग बोल सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन है। अगर आपको याद है टार्ज़न द वंडर कार अगर आपने देखी है, उसमें अजय देवगन का जो मर्डर होता है, इट इज़ बेसिकली क्योंकि अजय देवगन के पास कार का ऐसा डिज़ाइन होता है जो उसके पार्टनर्स उसे लेना चाहते हैं, लेकिन उस अजय देवगन मना करता है, सो वो लोग उसका मर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर
पेटेंट्स का एक बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कार का डिज़ाइन वो एक्चुअली सेल होता है मार्केट में, तो उसके बदले में जो डिज़ाइन बनाने वाला है ही आस्क फॉर द रॉयल्टी मांगता है वो कि मेरा डिज़ाइन है, आई एम गिविंग परमिशन टू यूज़ इट, सो प्लीज़ पे मी रॉयल्टी फॉर दिस डिज़ाइंस। उसके बाद है कॉपीराइट भी हम लोग बुक्स के लिए यूज़ होता है और फिल्म्स के लिए यूज़ होता है। कॉपीराइट अगर आपको कॉपी करना है उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, तो यू हैव टू पे द रॉयल्टी टू द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का आपको जो ओनर है उसको आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, इस अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स रॉयल्टी ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चे स्किप कर देते और उसको रट्टा मार लेते कि रॉयल्टी ट्रेडिंग में जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है ये पॉइंट। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का जो रेंट है इट इज़ वेरी सिंपल, इसको हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में डाल देंगे। उसके बाद है फैक्ट्री का इंश्योरेंस। फैक्ट्री का जो हमने इंश्योरेंस निकाला वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस से डेबिट में चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस रेंट है तो पीएनएल में चला जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो ट्रेडिंग में, और ऑफिस का इंश्योरेंस है पीएनएल में चला जाए। तो यहाँ पर फैक्ट्री का डिफरेंस हमको समझना है। दूसरा एक मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, डेबिट में क्या और आ सकता है, सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, ये दो एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है। जब कभी भी आपके सामने कोई एक्सपेंस आता है तो उससे आप क्वेश्चन कीजिए कि वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट्स ऑल। जैसे मैं आगे पीएनएल बताऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन हट जाएगा कि इस एक्सपेंस को ट्रेडिंग में लिखूँ या पीएनएल में लिखूँ। उसके बाद है मोटी पावर, जो हमको पावर लगता है, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में पावर वगैरह लगता है, वेरी सिंपल। उसके बाद है हीटिंग एंड लाइटनिंग। ट्रेड एक्सपेंस क्या है, ट्रेडिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं हमको ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, आफ्टर हमने जब शुरू किया प्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने, तो उसके बाद जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमको लग रहा है वो भी हम लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड का पूरा लिस्ट था मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। नाउ मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बेसिकली सेल्स है। सेल्स इज़ नथिंग बट इनकम है हमारे लिए। एक फर्म जो है, जो बिज़नेस कर रहा है, अगर वो सेल कर रहा है तो उसके लिए इनकम है, एंड एज़ पर द रूल सेल्स इनकम है तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे एक्चुअली के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, ओपनिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा बट इट विल बी गिवन इन दी एडजस्टमेंट। तो मैं एडजस्टमेंट पर आऊँगा तब मैं इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आई होप कि आपको ट्रेडिंग का पूरा कंप्लीट समझ में आया है। डेबिट भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्रेडिट भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फ्रेंड इसी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा पूरा एक एक आइटम था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारा जो 5th पॉइंट है दैट इज़ अवर पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का नेचर क्या है। पीएनएल अकाउंट इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब इसके डेबिट में भी एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में इनकम आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन अराइज होता है, सर अभी आपने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट में इनकम आएगा, एंड नाउ यू आर टेलिंग कि पीएनएल के डेबिट में भी एक्सपेंस आएगा और पीएनएल के क्रेडिट में इनकम आएगा। तो हम लोग दोनों के बीच में बाइफर्केशन कैसे करें। तो मैंने अभी बेसिक एंड सिंपल फंडा ये है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस
ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट, आप उस एक्सपेंसेस को क्वेश्चन करेंगे वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इफ यस तो ट्रेडिंग के डेबिट में। आई होप आपको समझ रहा है कि अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। और दूसरा, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दूसरा वो फैक्ट्री एक्सपेंस है, अगर ये दोनों चीज़ें दोनों से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में। तो क्वेश्चन ये है कि पीएनएल में कौन सा एक्सपेंस आएगा? तो पीएनएल में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। तो ये दो बेसिक फंडा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेंस को पीएनएल में लिखना है या ट्रेडिंग में। वापस से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट है, तो पीएनएल के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस इनको ट्रेडिंग में डालना है, ऑफिस एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको पीएनएल में डालना है। जैसे वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का और फैक्ट्री का एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल दिया था वेजेस, यहाँ पर ऑफिस का एग्जांपल मैं दूंगा सैलरी का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई है ऑलरेडी, आपने सुना हुआ है इसको 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन पता नहीं था कि ट्रेडिंग में किसको लिखना है, पीएनएल में किसको लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ रहा है कि पीएनएल के अंदर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जो ऑफिस से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपेंसेस को हमको पीएनएल में। डोंट वरी, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो साइड है हमारा क्रेडिट साइड, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। अगर आपको याद है ट्रेडिंग में हमने डायरेक्ट इनकम लिखा था और डायरेक्ट इनकम में सिर्फ सेल्स को रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम को लिख रहे हैं जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट हमारे बिजनेस के लिए इनकम है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इट इज़ इनकम। एक उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं डिटेल में और पढ़ाऊँगा बट एक एग्जाम्पल यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। सपोज मेरे बिजनेस का जो एक्स्ट्रा अमाउंट था मैंने उसको किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से मुझे डिविडेंड आ रहा है, वहाँ से मुझे रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट इनकम, वो मुझे कहीं बाहर से आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कमीशन का ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। सो आई होप कि आपको पीएनएल का क्राइटेरिया समझ में आया कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। डेबिट में हमको ऑफिस एक्सपेंसेस लिखने हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, क्रेडिट में हमको इनडायरेक्ट इनकम को लिखना है। सो मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सैलरीज़ का है। सिंस इट इज़ रिलेटेड टू ऑफिस, ऑफिस में सैलरीज दी जाती है, सो वेरी सिंपल, इट इज़ टू बी रिटर्न ऑन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस एंड सैलरी होती है, सैलरीज एंड वेजेस होता है, तो यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना है, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएनएल अकाउंट में। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसा वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं था, सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, पीएनएल में आ जाएगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस खुद एक एक्सपेंस है ऑफिस से रिलेटेड, तो वेरी सिंपल, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन पीएनएल अकाउंट। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस छोटे मोटे एक्सपेंस डेली बेसिस के जिसका कोई हेड नहीं है, जिसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस का नाम देते हैं और उसको हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद है वेरी सिंपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगता है। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। आई होप ये सारी चीज़ें आप इससे फेमिलियर हैं, आप गो थ्रू कर चुके हैं। टेलीफोन के जो चार्जेस है, ऑफिस में डेफिनेटली टेलीफोन वगैरह यूज़ होता है, तो उसके जो बिल्स है, चार्जेस है,
P&L में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, यहाँ पर लीगल चार्जेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीगल चार्जेस क्या है? ऐसे चार्जेस जो हम किसी एडवोकेट या फिर कोर्ट ऐसे लीगल मामलों में हम लोग जो चार्जेस पे करते हैं, कोई भी लीगली हमको कोई काम कराना है उसके लिए हम लोग जो चार्जेस पे करेंगे दैट विल बी लीगल चार्जेस, और उसको हम P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है ऑडिट फीस, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑडिट फीस क्या होता है? बच्चों को पता नहीं होता है, वो रट्टा मारते हैं और उसको P&L में लिख देते हैं। वेरी सिंपल, ऑडिट फीस इज़ नथिंग बट द फीस पेड टू द चार्टेड अकाउंटेंट। एक CA को जो फीस पे किया जाता है दैट इज़ योर ऑडिट फीस। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज़ नथिंग बट एक सेपरेट अलग से कॉन्सेप्ट है। मैं इस वीडियो में इतना डिटेल में इसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आगे के वीडियोज़ में ऑडिट ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अभी फ़िलहाल मोटा मोटा इतना समझना है कि ऑडिट फीस नथिंग बट अ फीस गिवन टू चार्टेड अकाउंटेंट। जो CA को फीस दिया जाता है ऑडिट करने के लिए दैट इज़ योर ऑडिट फीस। तो सिंस इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम P&L में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक भी टाइम टू टाइम हमको सर्विस देता है तो उसके चार्जेस हमसे चार्जेस हमसे लेता है, तो दैट चार्जेस नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड। सपोज हमने बिजनेस करने के लिए अगर किसी से लोन लिया हुआ है, वेदर इट इज़ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एनीथिंग, उसको हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो ऑफिस मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बॉस, इट इज़ रिलेटेड टू, ये हमने बिजनेस पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट जो इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको हम ट्रेडिंग में नहीं रिकॉर्ड करेंगे बल्कि हम लोग उसको P&L में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है वेयर हाउस का रेंट। माल बनने के बाद हम जहाँ पर उसको स्टोर करते हैं दैट इज़ आवर वेयर हाउस, सिंपली गोडाउन का जो रेंट है। फैक्ट्री रेंट मैंने आपको याद है, फैक्ट्री रेंट समझाते समय मैंने आपको बोला था अगर फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग में, ऑफिस रेंट है तो P&L में, सेम वेयर हाउस का रेंट वो P&L में आ जाएगा, इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है रेंट, ये वही रेंट है ऑफिस रेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो ये ऑफिस इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंश्योरेंस की बात हो रही है। वो फैक्ट्री इंश्योरेंस अगर क्लियर कट दिया हुआ है कि इट इज़ फैक्ट्री इंश्योरेंस तो नो डाउट आपको ट्रेडिंग में लिखना है, लेकिन सिंपली इंश्योरेंस दिया है, ऑफिस इंश्योरेंस ऐसा कुछ दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उठाकर उसको P&L में पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। डेली बेसिस पे हम लोग, हमारे ऑफिस का स्टाफ है जो भी है, अगर वो ट्रैवलिंग करता है सपोज सेल्स करने के लिए या किसी और मार्केटिंग XYZ कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो उसका जो ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है वो भी हम लोग P&L में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड वेरी सिंपल, हमने कस्टमर्स को सेल करते समय अगर डिस्काउंट दिया है तो सिंस इट इज़ अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम लोग P&L में डाल देंगे। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी आपको पता है। एक्सपोर्ट का ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हम लोगों ने ट्रेडिंग में लिखा था बिकॉज माल आया था अदर कंट्री से, अब प्रोडक्शन हो चुका है, सेल्स करने वाले, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट अवर प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होने वाला है, तो उस पर जो ड्यूटी लगेगा, नॉर्मली एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगता है, बट इन केस अगर क्वेश्चन आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी का तो क्वेश्चन अराइजेस किधर पोस्ट करना है, P&L के डेबिट में करना है, बिकॉज इट इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, सो हमको इसको फॉलो करना है। आई होप आपको मैं प्रॉपरली आपको समझ रहा है ठीक से। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था ट्रेडिंग को डिस्कस करते वक्त, जो हम लोग रेलवे से या एयरपोर्ट से हम लोग अपने गोडाउन तक जो हम लोग माल लेकर आ रहे हैं उसके लिए जो हमको पैसे देने, दैट इज़ कैरेज इनवर्ड। अब जब प्रोडक्शन हो चुका है, मार्केट में हमको माल भेजना है फ्रॉम अवर फैक्ट्री टू द मार्केट प्लेस, उस वक्त का जो खर्चा दैट इज़ आवर कैरेज आउटवर्ड, तो उसको हमको P&L में रिकॉर्ड करना है। ध्यान दीजिए, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट। नेक्स्ट जो है पैकिंग का चार्जेस। सपोज़ हम लोग का जो गुड्स है उसको पैकिंग वगैरह करना रहता है, तो उसके लिए जो चार्जेस हमको लगेगा दैट विल बी पैकिंग चार्जेस एंड इट विल बी डेबिटेड टू अवर P&L अकाउंट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेड डेप्स का है। बेड डेप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चे उसको स्किप कर देते हैं या कहीं ना कहीं उनको समझता नहीं है या कोई प्रॉपरली समझाने वाला गाइड करने वाला नहीं होता है। वो जो चारों हेड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम समझते बेड डेप्स क्या है।
बेड डेप्स इज़ नथिंग बट हमने अगर उधार में माल दिया हुआ है, सपोज़ हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे माल दिया हुआ है, उधार माल दिया हुआ है, और अगर वो कस्टमर हमको पैसे नहीं देता है और वो मतलब पैसे देने से मना कर रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू पे यू द अमाउंट विच इज़ पेएबल टू यू, जो हमको पैसे देने बाकी है, तो ऐसे पैसे जो डूब गए विच इज़ इररिकवरेबल, जो रिकवर नहीं हो सकते कस्टमर से, ऐसे डूबे हुए पैसे को हम लोग बेड डेप्स बोलते हैं। आई होप बेड डेप्स आपको समझा। ऐसा पैसा, ऐसा द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से, वो हमारे लिए बेड डेप्स है। सिंस इट इज़ बेड डेप, इट इज़ अवर लॉस, तो इसको हम P&L के डेबिट में लिख देंगे। उसके नीचे ये पूरा मैं फॉर्मेट आपको बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये चारों चीज़ें जो है हमको P&L में एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। एनीवे, अगर वो दिया है नहीं दिया है, वो कहाँ दिया रहेगा, कैसे लिखना है, वो सारा फॉर्मेट में एक स्पेशली एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज़ ये इतना सिंपल नहीं है और इम्पॉर्टेंट है। सिंपल नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक छोटा सा सेपरेट आपको वीडियो बनाकर समझाऊँगा कि फर्दर बेड डेप्स ऐड क्यों करना है, न्यू RDD ऐड क्यों करना है, लेस ओल्ड RDD को लेस क्यों करना है, और RDD का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो कन्वेंस का है। कन्वेंस क्या है? इट इज़ सिमिलर टू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के जैसा ही है कन्वेंस भी, बट दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि कन्वेंस जो है वो नॉर्मल लोकल एरिया में जो ट्रैवलिंग होगा उसके लिए जो खर्चा होगा इट विल बी क्लासिफाइड एज कन्वेंस, और आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी जो ट्रैवलिंग होगा उसको हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप ये भी दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझा है। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग इट इज़ सिमिलर, दोनों सेम ही है, दोनों ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन दोनों को क्लासीफाई और डिफरेंसेस कैसे किया है। कन्वेंस जो है वो लोकल एरिया का खर्चा है और ट्रैवलिंग जो है वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन का खर्चा है। उसके बाद है फ्रेंड्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रोविडेंट फंड क्या है? बेसिकली 12th स्टैंडर्ड को इसके बारे में नहीं बताया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसको ग्रास्प भी नहीं करते, उसको समझते भी नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। प्रोविडेंट फंड क्या है फ्रेंड्स? आपके फैमिली में अगर कोई आपका भाई है या आपकी कोई सिस्टर है जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते, तो आपने उनके मुंह से सुना होगा कि हमारा PF कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है। तो ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी सैलरी में से एक छोटा सा पार्ट कंपनी कट कर लेती है, और जब वो एम्प्लॉई रिटायर होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जितना उसने पीरियड वर्क किया है, सर्व किया है कंपनी को, और जितना अमाउंट कंपनी ने उसका डिडक्ट किया है वो अमाउंट, और एट द सेम टाइम कंपनी भी उतना अमाउंट, जितना सपोज 50,000 उसके PF से कटा है, उसकी सैलरी से PF में कटा है, तो सेम अमाउंट कंपनी 50,000 यानी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीज़ देगी। जो ये जो 50,000 कंपनी का एक्सपेंस है ना, तो वो PF फंड कंट्रीब्यूशन है। सिंस कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है, ध्यान से सुनिए, कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है, तो इट इज़ PF फंड कंट्रीब्यूशन। कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए खर्चा है, तो ये P&L के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप PF का कॉन्सेप्ट आपको समझा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। सपोज कोई चीज़ें हमारे कंपनीज़ के अंदर रिपेयर्स या रिन्यूअल्स में जाती है, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस लगता है, सिंस इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम P&L में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सपोज अगर पार्टनरशिप फॉर्म, हम लोग बेसिकली अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में और उन्होंने अग्री किया है कि कैपिटल के ऊपर हमको इंटरेस्ट चाहिए बिजनेस से, कैपिटल पर हमको इंटरेस्ट चाहिए बिजनेस से, तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा उस कैपिटल पे। तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम लोग फ्रेंड्स P&L में रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पॉइंट भी आपको समझा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब आपको एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट मैं समझाता हूँ कि हमको यहाँ पर कंपनी के व्यू पॉइंट से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है तो P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है सैलरी टू पार्टनर्स। सपोज पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स ने ये चीज़ अग्री किया है कि हमको सैलरी चाहिए मंथली बेसिस पे, तो अब यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, तो सिंस इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस इट इज़ टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद एक कमीशन, सेम है सैलरी की तरह अगर कमीशन का भी अग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में तो कंपनी या बिजनेस पार्टनर्स को कमीशन देगा, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस एंड इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद है डेप्रीसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेप्रीसिएशन के ऊपर आपको पूरा चैप्टर था अगर आपको याद है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, SLM मेथड, WD मेथड। यहाँ पर वो सारी चीज़ नहीं है, बस डेप्रीसिएशन ये वर्ड है, इसको हमको समझना है। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रीसिएशन इज़ नथिंग बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स ड्यू टू इट्स यूज़। असेट्स को यूज़ करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ है, जो वैल्यू इसकी डिक्लाइन हुई है, वो जो डिक्लाइन वैल्यू है दैट इज़ डेप्रीसिएशन। सपोज़ मैंने एक मशीन लाया है और उस मशीन को मैंने साल भर यूज़ किया, वो मशीन मैंने परचेज़ किया था 5 लाख रुपीज़ का। आफ्टर यूजिंग इट फॉर एंटायर ईयर, फॉर होल ईयर, 1 साल मैंने उसको यूज़ किया। अब जब मैं मार्केट में उसको बेचूंगा तो मुझे 5 लाख कोई भी नहीं देगा, या तो उसका 4 लाख मिलेगा या 4,50,000 मिलेगा। तो माई क्वेश्चन इज़ कि ये 50,000 क्या हुआ, 50,000 को क्या हो गया? 5 लाख का वैल्यू था, 4,50,000 मुझे क्यों ऑफ़र किया जा रहा है मार्केट से? तो आंसर इज़ वो डेप्रीसिएशन का चार्ज हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स ड्यू टू इट्स यूज़। असेट्स के इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, जो डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ अ डेप्रीसिएशन। सिंस डेप्रीसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, वो हमारे लिए लॉस हो गया है, तो हमको उसको P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। आई होप डेप्रीसिएशन ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझा है। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। सपोज ड्यूरिंग द ईयर अगर हम कोई असेट्स को बेचते हैं, उसका बुक का वैल्यू था 5 लाख रुपए और मार्केट में जब मैंने उसको बेचा तो मुझे 4 लाख आया, तो 1 लाख का मुझे जो लॉस हुआ वो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है। सिंस इट इज़ लॉस इट इज़ टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है डेप्रीसिएशन एंड लॉस में। डेप्रीसिएशन यूज़ की वजह से लॉस आया, यूज़ की वजह से डिक्रीज़ हुआ है उसका वैल्यू, और यह लॉस जो हुआ है वो मैंने एक्चुअली मार्केट में बेचा है और उसकी वजह से लॉस हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में आप